हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं प्रमोद। आज मैं आपको बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोटोकॉल आपको सिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं और डिस्कस करने वाला हूं। और मुझे आशा है कि आप इस सफ़र को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेंगे। और आपका स्वागत है हमारे चैनल कैच द फ्लाइंग नॉलेज पर। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो आप सभी ने कभी ना कभी प्लाज्मिड या बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन या बैक्टीरिया तो सुना ही होगा। तो जो बैक्टीरिया होता है बेसिकली वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो फॉरेन डीएनए मटेरियल या प्लाज्मिड को अपने अंदर उसको एडप्ट कर लेता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका बहुत ही लार्ज यूज़ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और इसका यूज़ बेसिकली लोग इसलिए करते हैं कि डीएनए का क्लोन बनाया जाए, जीन का क्लोन बनाया जाए और प्रोटीन के एक्सप्रेशन में इसका यूज़ किया जाए। और भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं। आज एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो आजकल हर जगह या मोस्ट ऑफ द फील्ड में ये यूज होती है, जहाँ पे लोगों को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करना होता है। तो मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल के थ्रू एक इमेज के थ्रू बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है। सपोज़ मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है कि आप एक बार में बहुत अच्छे से अप्रिसिएट करोगे कि हाँ बहुत अच्छा है, बट आई विल ट्राई कि सब अच्छा हो। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे बैक्टीरिया ले लिया है, खूब सारी बैक्टीरिया हैं। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे मल्टीपल बैक्टीरिया आप बना दिए हैं। वेट अ मिनट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे बैक्टीरिया यहाँ पे हमने बना दिया है। और जब इस बैक्टीरिया जो एक लिक्विड में आप लोगे ट्यूब्स में, तो उसके साथ में आप उसमें डालोगे प्लाज्मिड। और आपको पता है प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप गेस करो कैसा होता है। याद आ रहा है कुछ? आपने कभी न कभी ग्रेजुएशन या मास्टर्स में पढ़ा होगा ट्रिपल सी स्ट्रक्चर। ट्रिपल सी इट मीन्स कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर। फिर क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, जो मेम्ब्रेन होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ओपन होती है और एक पाथ प्रोवाइड करती है कि इसके अंदर प्लाज्मिड इंसर्ट कर सके। शायद मैंने कुछ ज़्यादा पोर बना दिया है, इतना ज़्यादा पोर भी नहीं बनता है, हाँ, लेकिन पोर बनता है। और इस मेम्ब्रेन को वीक किया जाता है किसके थ्रू? कैल्शियम क्लोराइड के थ्रू। आपने कभी ना कभी सुना होगा कॉम्पिटेंस सेल। जो कॉम्पिटेंस सेल को बनाई जाती है उसको यूज़ किया जाता है कॉम्पिटेंस सेल में, जो कि मेम्ब्रेन को वीक कर देता है। जैसे हम थोड़ा सा हीट शॉक देते हैं, लेयर खुल जाती है और उसके अंदर हमारा प्लाज्मिड इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे लेयर खुल गई है, आप देख रहे हो। फिर यहाँ पे आपका प्लाज्मिड अब इंसर्ट होने जा रहा है। शायद मैंने गलत कलर चूज़ कर लिया है। अभी वहाँ पे प्लाज्मिड वैसा था, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ये आपका बैक्टीरिया हो गया और इसके अंदर आपका प्लाज्मिड अब इंसर्ट हो गया है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे आपका इंसर्ट आ गया है। ये आ गया आपके जीन के साथ। और जैसे आप इसकी हीट शॉक से आप बाहर निकालते हैं और आइस पे रखते हैं, ये पोर बंद हो जाता है और प्लाज्मिड अंदर ही रुक जाता है। ठीक है, तो अब ये प्लाज्मिड ही आपका सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें वो जीन पड़ा हुआ है जो आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करके अपनी एल्ले प्लेट को बनाओगे। तो हम शुरू करते हैं। अब आते हैं प्रोटोकॉल की तरफ। तो बहुत ही सिंपल। अब तक मैंने अपने लाइफ साइंस में, अपने एक्सपेरिमेंटल लाइफ में, जो पिछले 6-6.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसमें सबसे आसान एक्सपेरिमेंट मुझे यही लगता है। और कई बार ऐसे होता है कि आपके रिजल्ट नहीं आते तो आपको लगता है कि अरे यार इतना भी आसान नहीं जितना लोग बोलते हैं। तो आओ आपको सिखाते हैं कैसे करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पहले से ही अपनी कॉम्पिटेंस सेल को आप -80 डीप फ्रीजर में स्टोर करके रखोगे। ठीक है, फिर क्योंकि उसमें ग्लिसरॉल पड़ा होता है, वो कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीटेड होती है, तो आप उसको स्टोर करके डीप फ्रीजर में रखोगे और उसको बाहर लेके आओगे और फ्रीज में तुरंत डाल दोगे। ठीक है, 4 से 5 मिनट के बाद आप देखोगे कि आपके सेल्स थॉ हो गई है। थॉ इन द सेंस कि वो पहले फ्रीज रहती है, फिर वो थॉ हो जाती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाती है।
फिर उसमें क्या करोगे, 5-7 मिनट के बाद आप 1 माइक्रोलीटर उसमें प्लाज्मिड डालोगे, जो आपको प्लाज्मिड डालना है, ठीक है। और वो प्लाज्मिड की कंसंट्रेशन कम से कम होनी चाहिए 50 से 100 नैनोग्राम के बीच। कुछ लोग 10 से 50 नैनोग्राम भी बोलते हैं, लेकिन हम जो अपने प्रोटोकॉल में ऑप्टिमाइजेशन है हमारा, हमने बहुत ट्राई किया है, देखा है कि 50 भी रहेगा तो बहुत अच्छा आएगा, 100 रहेगा तो थोड़ा और ज़्यादा आएगा। तो आपकी कंसंट्रेशन इस बीच में होनी चाहिए। आपने डाल दिया है प्लाज्मिड सेल्स के ट्यूब में, और साथ में एक कंट्रोल भी रखना, कंट्रोल आप ऐसे रखना, एक प्लाज्मिड हो गया, ठीक है। आप इस प्लाज्मिड को एक कॉम सेल में डालोगे, एडेड इन कॉम सेल्स, कॉम्पिटेंट बोलते हैं उसको, कॉम सेल्स। और एक उसी आप जो लेके आए थे ट्यूब को, उसको ही 2 भाग में डिवाइड कर लोगे। अगर आप 2 भाग में डिवाइड नहीं कर सकते तो 2 ट्यूब लेके आओगे आप अपने डीप फ्रीजर से। दूसरे वाले में आप डू नॉट ऐड प्लाज्मिड, बट सारी प्रोसेस सेम रहेगी, बस एक जगह आप प्लाज्मिड को ऐड करोगे, दूसरी जगह आप ऐड नहीं करोगे। इसको आप कंट्रोल की तरह लोगे, क्योंकि ये सेल्स ग्रो होनी चाहिए आपके प्लेट पे, क्योंकि इसमें आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। ये डू नॉट ग्रो होनी चाहिए, ये ग्रो नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ वाली लाइन को कंफ्यूज मत करना। अगर आपको देखना होगा तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो मन करे वो कर सकते हो। तो आपने जब इसमें डाल दिया है 1 माइक्रोलीटर प्लाज्मिड, फिर थोड़ी देर आपको इसको रखना है एक्लेमेटाइजेशन के लिए आइस पे, लगभग 20 से 25 मिनट। आप यहाँ पे प्रोटोकॉल देख भी रहे होंगे, क्योंकि मुझे तो ये सब याद है। तो आप 20-25 मिनट छोड़ोगे, फिर इसको हीट साक के लिए प्रिपेयर होगे। जो 20 से 25 मिनट आपने इसको आइस पे छोड़ा था, उस बीच में आप अपने वाटर बाथ को ऑन करिए और उसका टेम्परेचर राइज़ होने दीजिए 42 डिग्री तक, 42 डिग्री तक उसको हीट होने दीजिए। जैसे आपका 20 मिनट इधर कंप्लीट होता है, आप रेडी हो जाइए। आपको दोनों ट्यूब्स को लेके जाना है, आपको उस वाटर बाथ में डीप करना है कम्प्लीटली। थोड़ा ऊपर रहे उसका सरफेस, बिल्कुल नहीं डुबा देना है, बस सेल्स डूबी रहे अच्छे से। और आपको टाइमर लगा लेना है 60 से 90 सेकंड के बीच। 60 सेकंड में भी बहुत इफिशिएंटली हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन आप उसको 90 मिनट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप हीट शॉक देते हो, इमीडिएटली निकालो और उसको तुरंत आइस में डालो। हाँ, एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताना भूल गया कि जब उसमें आपने प्लाज्मिड डाल दिया है तो थोड़ा सा टैप करके मिक्स करना होता है। तो आप उसको मिक्स करिए, फिर उसके बाद आप आइस पे रखिए 20 से 30 मिनट, फिर आप उसको हीट शॉक दीजिए। हीट शॉक देने के बाद आप उसको इमीडिएटली आइस पे डाल दीजिए 2 से 5 मिनट के लिए। जैसे आप उसको आइस पे डालेंगे, इसका प्रोसेस क्या होता है कि जैसे आपने हीट शॉक दिया, सेल्स की मेम्ब्रेन ओपन हुई, मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मिड गया, प्लाज्मिड बस सेल्स में घूम रहा है। जैसे ही आप उसको आइस पे लाते हो, वो मेम्ब्रेन पोर जो बना होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो प्लाज्मिड बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, 5 मिनट, 2 से 5 मिनट, यहाँ पे आप जो प्रोटोकॉल में देख रहे हैं, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो 2 ही मिनट में भी कर सकते हैं। तो ऐड कर देना है उसमें आपको 90 माइक्रोलीटर एलबी मीडिया, फ्रेश एलबी मीडिया स्टेलाइज ऑटोक्लेव होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आप जैसे एलबी मीडिया ऐड कर दिए, उसको इंक्यूबेशन के लिए 1 घंटे सेकर इंक्यूबेटर पे रख दीजिए 37 पे 250 आरपीएम पे। 200 भी रख सकते हो, 220 भी रख सकते हो, लेकिन 250 ऑप्टिमम कंडीशन होती है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि जब आप 37 पे रखते हो तो ट्यूब में थोड़ी एरेशन के लिए ऐसी ट्यूब हो जिसमें थोड़ा एयर जाए। एरेशन जितना अच्छा होगा, सेल्स उतनी अच्छी ग्रो करेगी। एरेशन का मतलब ये नहीं कि इन्वायरमेंट में खोल दो, आओ बैक्टीरिया तुम हमारे साथ मिलो, बाहर से कंटामिनेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको थोड़ा एयर टाइट का मतलब है कि उसमें एयर एक्सचेंज होती रहे ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। अब जैसे आपका 1 घंटा कंप्लीट हुआ, आपने 1 घंटे के लिए रखा है। जनरली एक अच्छा साइंटिस्ट, एक अच्छा रिसर्चर ये करता है कि पहले से एलबी मीडिया के साथ में अपने अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स डाल के प्लेट बना के पहले से स्टोर करके रखता है। जब यूज़ करना होता है तो उसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख के फिर थोड़ी देर के लिए 37 पे रख देता है, ताकि वो उस टेम्परेचर पे आ जाए जिस पे हमें बैक्टीरिया को इंक्यूबेट करना है। अगर इस इन बिटवीन दिस अगर आपने नहीं बनाया है पहले से प्लेट्स को,
तो आप इसमें ये काम कर सकते हैं कि वो जो 1 घंटा आपके पास था उस बीच में आप अपना एल प्लेट तैयार कर सकते हैं अप्रोप्रिएट मीडिया डाल के, चाहे वो आपकी एम्पीसिलिन हो, कैनामाइसिन हो, क्लोरमफेनिकॉल हो, कार्बेंसिलिन हो, जो भी हो, जिसमें जिस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के लिए आपके प्लाज्मिड में जीन पड़ा हुआ है। ठीक है, जब आपका 1 घंटा आप कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत पहले का प्रोटोकॉल ये होता था कि 1 घंटा जब कंप्लीट हो जाता था सेकर में, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करवाते थे 5000 पे 5 मिनट। हम उस स्टेप को यहाँ पे स्किप कर देते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उस पर हमारा टाइम वेस्ट करने का। यहीं से डायरेक्ट आप लेके आओ, वहाँ से 50 से 100 माइक्रोलीटर के बीच में आप सेल्स को पाइपेट करो, उसको प्लेट पे डालो और प्रॉपर स्प्रेडिंग कर दो। स्प्रेडर आप सब लोग जानते होंगे, अगर जो लोग शीशे का यूज़ करते हैं, कुछ लोग शीशे का देखे होंगे, तो शीशे का इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है स्प्रेडर का, और कुछ लोग प्लास्टिक का देखे होंगे तो प्लास्टिक का इस टाइप का होता है। ये स्प्रेडर होता है, आप यहाँ से पकड़ के इसको घुमा के अच्छे से स्प्रेड कर देते हो सेल्स को, और सेल्स को तब तक स्प्रेड करते हैं जब तक ड्राई ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया, फैल गई प्लेट में, फिर उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। उसको अच्छे से स्प्रेड करना है जब तक ड्राई ना हो जाए प्लेट्स। देन उसके बाद आपको प्लेट्स को इन्वर्टेड कंडीशन में रखना होता है। बैक्टीरियल प्लेट जो होती है उसको ले जाके सेकर इंक्यूबेटर में इन्वर्ट पोजीशन में रख दीजिए ओवरनाइट के लिए। अगले दिन आप आके देखेंगे तो आपके जो हमने यहाँ पे बताया था, जिसमें आपका कॉम्पिटेंट सेल गया है, कॉम्पिटेंट सेल में जिसमें प्लाज्मिड गया है वो ग्रो करेगी, जिसमें नहीं गिराया है ये ग्रो नहीं करेगी। फिर इसके बाद आप इस प्लेट को यूज़ करके आप अपना फर्दर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो भी अगर आपको क्लोनिंग के लिए आपको प्लाज्मिड चाहिए तो प्लाज्मिड निकाल सकते हो, और ट्रांसफॉर्मेशन हो ही गई है आपकी, तो अगर आप प्लाज्मिड एक्सप्रेशन प्यूरिफिकेशन पे काम कर रहे हो तो आगे आप अपना टेस्ट कर सकते हो कि आपका जिस बैक्टीरिया में आपने डाला है उसमें एक्सप्रेशन वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए चेक करना है। मैं सारी वीडियो सिक्वेंशियली बनाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कॉम्पिटेंट सेल, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, बैक्टीरियल में प्रोटीन का एक्सप्रेशन प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, सारी चीज़ों पे हम धीरे धीरे करके वीडियो बनाते रहेंगे। होप आप सब लोगों ने एंजॉय किया। यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक एडिशन कर दिया है कि हमने यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर दिया है। आपको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर 48 मिनट, जिसका मतलब ये है कि टोटल 108 मिनट लग रहा है और 1.8 आवर लग रहा है। तो आपको एकदम पिक्यूलियर, आपको एकदम डेडिकेटेड होना पड़ेगा, तब आप इतने टाइम में आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो विद इन 2 आवर। वरना एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है लगभग 3 घंटे लग जाते हैं, अगर आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स ज़्यादा हैं और आप बीच बीच में कुछ मिनट ज़्यादा चीज़ों को कर दे रहे हो। लेकिन आप अगर डेडिकेटेड टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन रहोगे तो आप इतने टाइम में आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को ख़त्म कर सकते हो। यहाँ पे हमने टाइम डाल दिया है और मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।